पुराने समय में जब पूरी दुनिया के लोग भारत आने के लिए उत्सुक रहा करते थे, फारसियों के बाद ईरानी और पारसी भी भारत में आकर बस गए। उनके बाद मुगल आए और वे भी भारत में स्थायी रूप से बस गए। चंगेज़ खान एक मंगोलाई था जिसने भारत पर कई बार आक्रमण किया और लूटपाट की। अलेक्जेंडर महान भी भारत पर विजय पाने के लिए आया, किंतु पोरस के साथ युद्ध में पराजित होकर वापस चला गया। हेनसोंग नामक एक चीनी नागरिक यहाँ ज्ञान की तलाश में आया और उसने नालंदा तथा तक्षशिला विश्वविद्यालयों में भ्रमण किया, जो प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय है। कोलंबस भारत आना चाहता था, किंतु उसने अमेरिका के तटों पर उतरना पसंद किया। पुर्तगाल से वास्को डी गामा व्यापार करने अपने देश की वस्तुएं लेकर यहाँ आया, जो भारतीय मसाले ले जाना चाहता था। यहाँ फ्रांसीसी लोग भी आए और भारत में अपनी कॉलोनियाँ बनाई। अंत में ब्रिटिश लोग आए और उन्होंने लगभग 200 साल तक भारत पर शासन किया। वर्ष 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद ब्रिटिश जनों ने भारत पर राजनीतिक अधिकार प्राप्त कर लिया और उनका प्रभुत्व लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में यहाँ स्थापित हो गया, जो 1848 में गवर्नर जनरल बने। उन्होंने पंजाब, पेशावर और भारत के उत्तर पश्चिम से पठान जनजातियों को संयुक्त किया और वर्ष 1856 तक ब्रिटिश अधिकारी और उनके पदाधिकारी यहाँ पूरी मजबूती से स्थापित हो गए, जबकि ब्रिटिश साम्राज्य में 19वीं शताब्दी के मध्य में अपनी नई ऊंचाइयां हासिल की। असंतुष्ट स्थानीय शासकों, मजदूरों, बुद्धिजीवियों तथा सामान्य नागरिकों ने सैनिकों की तरह आवाज़ उठाई, जो उन विभिन्न राज्यों की सेनाओं के समाप्त हो जाने से बेरोजगार हो गए थे, जिन्हें ब्रिटिश जनों ने संयुक्त किया था, और यह असंतोष बढ़ता गया। जल्द ही यह एक बगावत के रूप में फूटा, जिसने 1857 के विद्रोह का आकार लिया। 1857 में भारतीय विद्रोह भारत पर विजय, जिसे प्लासी के संग्राम 1757 से आरंभ हुआ, माना जा सकता है। व्यवहारिक रूप से 1856 में डलहौजी के कार्यकाल का अंत था। किसी भी अर्थ में यह सुचारू रूप से चलने वाला मामला नहीं था, क्योंकि लोगों के बढ़ते असंतोष से इसकी अवधि के दौरान अनेक स्थानीय क्रांतियां होती रही। यद्यपि 1857 का विद्रोह, जो मेरठ में सैन्य कर्मियों की बगावत से शुरू हुआ, जल्द ही आगे फैल गया और इससे ब्रिटिश शासन को एक गंभीर चुनौती मिली, जबकि ब्रिटिश शासन इसे 1 वर्ष के अंदर ही दबाने में सफल रहा। यह निश्चित रूप से एक ऐसी लोकप्रिय क्रांति थी जिसमें भारतीय शासक, जनसमूह और नागरिक सेना शामिल थी, जिसने इतने उत्साह से इसमें भाग लिया कि इसे भारतीय स्वतंत्रता का पहला संग्राम कहा जा सकता है। ब्रिटिश द्वारा जमींदारी प्रथा को शुरू करना, जिसमें मजदूरों को भारी करों के दबाव से कुचल डाला गया था। इससे ज़मीन के मालिकों का एक नया वर्ग बना। दस्तकारों को ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं के आगमन से नष्ट कर दिया गया। धर्म और जाति प्रथा, जिसने पारंपरिक भारतीय समाज की सुदृढ़ नींव बनाई थी, अब ब्रिटिश प्रशासन के कारण खतरे में थी। भारतीय सैनिक और साथ ही प्रशासन में कार्यरत नागरिक वरिष्ठ पदों पर पदोन्नत नहीं किए गए, क्योंकि ये यूरोपियन लोगों के लिए आरक्षित थे। इस प्रकार चारों दिशाओं में ब्रिटिश शासन के खिलाफ असंतोष और बगावत की भावना फैल गई, जो मेरठ में सिपाहियों के द्वारा किए गए इस बगावत के स्वर में सुनाई दी, जब उन्हें ऐसी कारतूस मुंह से खोलने के लिए कहा गया जिन पर गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई थी। इससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई। हिंदू तथा मुस्लिम दोनों ही सैनिकों ने कारतूसों का उपयोग करने से मना कर दिया, जिन्हें 9 मई 1857 को अपने साथी सैनिकों द्वारा क्रांति करने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। बगावती सेना ने जल्दी ही दिल्ली पर कब्जा कर लिया और ये क्रांति एक बड़े क्षेत्र में फैल गई और देश के लगभग सभी भागों में इसे हाथों हाथ लिया गया। इसमें सबसे भयानक युद्ध दिल्ली, अवध, रोहिलखंड, बुंदेलखंड, इलाहाबाद, आगरा, मेरठ और पश्चिमी बिहार में लड़ा गया। विद्रोही सेनाओं में बिहार में कंवर सिंह के तथा दिल्ली में बख्त खान के नेतृत्व में ब्रिटिश शासन को एक करारी चोट दी। कानपुर में नाना साहब ने पेशावर के रूप में उद्घोषणा की और तात्या टोपे ने उनकी सेनाओं का नेतृत्व किया, जो एक निर्भीक नेता थे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश के साथ एक शानदार युद्ध लड़ा और अपनी सेनाओं का नेतृत्व किया।
भारत के हिंदू, मुस्लिम, सिख और अन्य सभी वीर पुत्र कंधे से कंधा मिलाकर लड़े और ब्रिटिश राज को उखाड़ने का संकल्प लिया। इस क्रांति को ब्रिटिश राज द्वारा 1 वर्ष के अंदर नियंत्रित कर लिया गया, जो 10 मई 1857 को मेरठ में शुरू हुई और 20 जून 1858 को ग्वालियर में समाप्त हुई। असहयोग आंदोलन। सितंबर 1920 से फरवरी 1922 के बीच महात्मा गांधी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया गया, जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई जागृति प्रदान की। जलियांवाला बाग पर नरसंहार सहित अनेक घटनाओं के बाद गांधी जी ने अनुभव किया कि ब्रिटिश हाथों में एक उचित न्याय मिलने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार से राष्ट्र के सहयोग को वापस लेने की योजना बनाई और इस प्रकार असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई और देश में प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रभाव हुआ। यह आंदोलन अत्यंत सफल रहा क्योंकि इसे लाखों भारतीयों का प्रोत्साहन मिला। इस आंदोलन से ब्रिटिश प्राधिकारी हिल गए। भारत छोड़ो आंदोलन। अगस्त 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की तथा भारत छोड़कर जाने के लिए अंग्रेजों को मजबूर करने के लिए एक सामूहिक नागरिक अवज्ञा आंदोलन करो या मरो आरंभ करने का निर्णय लिया। इस आंदोलन के बाद रेलवे स्टेशनों, दूरभाष कार्यालयों, सरकारी भवनों और अन्य स्थानों तथा उपनिवेश राज के संस्थानों पर बड़े स्तर पर हिंसा शुरू हो गई। इसमें तोड़फोड़ की ढेर सारी घटनाएं हुई और सरकार ने हिंसा की इन गतिविधियों के लिए गांधी जी को उत्तरदायी ठहराया और कहा कि ये कांग्रेस की नीति का एक जानबूझकर किया गया कृत्य है, जबकि सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, कांग्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया और आंदोलन को दबाने के लिए सेना को बुला लिया गया।